हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्लास 10th की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 31 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 21 सितंबर की है। तो आज की वर्कशीट के अंदर हम नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसको कंटिन्यू करने वाले हैं इस टॉपिक को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके अंदर हमें एक पैराग्राफ दे रखा है बॉक्स के अंदर, पहले ये पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी 1866 से 1871 के बीच में जो हुई थी वो पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ इटली 1859 से 1870 के बीच में हुई थी, उसके हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके पॉइंट्स दे रखे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पर्सन्स हैं, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना, जिसको हम कैवोर और गरीबाल्डी भी कह देते हैं शॉर्ट में। इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं हमें, यहाँ पे बहुत ही ईजी क्वेश्चंस हैं, ये भी हम आगे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे पढ़ना चालू करते हैं। फर्स्ट वाला जो पैराग्राफ है यहाँ पे, आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड नेशनलिज्म। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वर ऑफ्टन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव्स फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 1848 के बाद जो यूरोप के अंदर नेशनलिज्म था वो अपने एसोसिएशन के साथ चला गया, मूव्ड अवे, ठीक है ना, दूर चला गया विद डेमोक्रेसी एंड नेशनलिज्म, क्योंकि जो नेशनलिस्ट थे उनके जो सेंटिमेंट्स थी वर ऑफ्टन मोबिलाइज बाय कंजर्वेटिव्स फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर। तो वो स्टेट पावर को प्रमोट कर रहे थे, ना कि डेमोक्रेसी को, कि हमारा स्टेट इसके ऊपर राज करे, हमारा स्टेट इनसे इस स्टेट से आगे हो। वो डेमोक्रेसी के अंदर नहीं कर रहे थे कि ना एक यूनाइट हो, वो नहीं कह रहे, वो नहीं चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि हमारा इससे आगे हो, इससे आगे हो, इसके ऊपर राज करे वगैरह। दो मिडिल क्लास जर्मनी ट्राइड टू यूनाइट डिफरेंट रीजन्स ऑफ जर्मनी confederation in 1848, it was repressed by the combined force of monarchy and the military. From the From then on, Persia took on the leadership of the movement for the national unification. तो यहाँ पे क्या है, जो मिडिल क्लास जर्मन थे, जो जर्मनी में रहते थे मिडिल क्लास लोग, उन्होंने यूनाइट करने की डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स को जर्मनी के काफ़ी कोशिश करी 1848 के अंदर। बट उनकी जो आवाज़ है या फिर उन्हें क्या दबा दिया गया, रिप्रेस्ड, उनको दोबारा दबा दिया गया बाय द कंबाइंड फोर्स। किसके द्वारा? कंबाइंड फोर्स के द्वारा, जो कि मोनार्ची या फिर मिलिट्री की थी। उसके बाद क्या हुआ, पर्शिया ने लीडरशिप की जिम्मेदारी जो थी, लीडरशिप की मूवमेंट की थी, वो अपने सिर ले ली, ऐसा कह सकते हैं, फॉर नेशनल यूनिफिकेशन, ठीक है ना, नेशन की यूनिफिकेशन, एकता के लिए। अब आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी 1866 से लेकर 1870 के बीच में, ये जो यूनिफिकेशन है जर्मनी की हुई थी। पहला यहाँ पे है हमारा यूनिफिकेशन इन द लीडरशिप ऑफ पर्शिया। पहली बात तो ये पर्शिया की लीडरशिप में हुई थी। द चीफ मिनिस्टर ऑफ पर्शिया ऑटो वन बिस्मार्क वॉज द चीफ आर्किटेक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे आर्किटेक्ट, तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे पर्शिया का, ऑटो वन बिस्मार्क था उनका नाम, वो यहाँ के चीफ आर्किटेक्ट के, ठीक है ना। थ्री वॉर्स और ओवर 7 ईयर्स, उन्होंने 3 जंग लड़ी 7 साल में, ओवर 7 ईयर्स, विद ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ एंड फ्रांस के साथ। एंडेड इन पर्शिया विक्ट्री एंड कम्प्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। बट वो जीत गए, उन्होंने यूनिफिकेशन का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट करा। इन जर्मनी 18 ये सेकंड पॉइंट है, इन जर्मनी 1871 द पर्शियन किंग कैसर विलियम वन वॉज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्पीरियर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कैसर विलियम वन है, इन्होंने जर्मनी का जो एम्पीरियर यानी कि राजा है, वो घोषित कर दिया गया जनवरी 1871 में। अब आ गया, द न्यू स्टेट प्लेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम इन जर्मनी। तो यहाँ पे न्यू स्टेट प्लेस कर दी गई, किसे? जुडिशियल में, बैंकिंग में, करेंसी में, लीगल जो होते हैं लॉज उसमें, ठीक है ना। तो ये था तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। यहाँ पे क्या, हमारा यूनिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया था, बट यहाँ पे उसके आगे क्या हुआ, कौन एम्परर बने, क्या क्या चेंजेस हुए, वो यहाँ पे बता रखा है। अब आगे चलते हैं। यूनिफिकेशन ऑफ इटली है हमारा यहाँ पे, जो कि 1859 से 1870 के बीच में हुआ था। यूनिफिकेशन ऑफ इटली क्या है, अब ये पढ़ते हैं। इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट। इटली को जाओ 7 राज्यों में डिवाइड था, 7 स्टेट में। ड्यूरिंग द 1830s ज्यूप्स मजीनी पुट टुगेदर अ प्रोग्राम फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया फॉर यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इटली की यूनिफिकेशन के लिए, इन्होंने मजीनी ने, ठीक है ना, गिब्स मजीनी, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। द रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग ऑफ 1831 एंड 1848 फेल्ड। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1831 और 1848 के रेवोल्यूशनरी जो अपराइज यानी कि बढ़ रहे थे, उग रहे थे, अपराइज कह सकते हैं, ठीक है ना, वो फेल हो गए। दो
tactful diplomatic alliance with France and Sardia Piedmont succeed in defeating the Austria forces in 1859। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने एक ट्रीटी कर ली है कि इस तरीके से हम कह सकते हैं ये दोनों साथ में मिल गए और इन्होंने सक्सीड इन डिफीटिंग, वो विजय प्राप्त करी उन्होंने ऑस्ट्रिया की फोर्सेस को हराने में। कब? 1859 के अंदर। अब यहाँ पे है हमारा लास्ट, इन 1861 विक्टर एम्यूल सेकंड वॉज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटाली। फिर 1861 में क्या हुआ, विक्टर एम्यूल वन, यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं, विक्टर एम्यूल सेकंड है, वॉज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटाली, इन्होंने यूनाइटेड इटाली का किंग जो है इसको घोषित कर दिया था। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास दो पिक्चर भी हैं, तो ये जो है इनकी है और ये जो है इनकी है, ठीक है ना। तो इनका नाम क्या है पहले ये देखते हैं। यहाँ पे है काउंट कैमलियो ऑफ कैवोर, ठीक है ना, तो इसको हम कैवोर भी कहते हैं। तो ये क्या है, ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ सार्दिया पाइडोमेंट, ठीक है ना, ये चीफ मिनिस्टर थे सार्दिया पाइडोमेंट के। ही लेड द मूवमेंट ऑफ यूनिटी ऑफ रीजन्स ऑफ इटाली, दो ही वॉज नेदर अ रेवोल्यूशनरी नॉट अ डेमोक्रेट। द थ्रेडफुल डेमोक्रेटिक अलायंस विद फ्रांस वॉज ऑल्सो enjoined by Cavour, and thus Austria could be defeated by the unification of Italy was made possible। तो यहाँ पे हमने जो ऊपर पॉइंट पढ़ा था ये बिल्कुल सेम है इसकी तरह, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला बिल्कुल सेम है। तो इसने क्या है, ये इसके सादिया पेंडवेन के चीफ मिनिस्टर थे और ना तो ये एक रेवोल्यूशनरी थे ना एक डेमोक्रेट थे, ठीक है ना। तो इन्होंने एक मूवमेंट चलाई थी जिसके अंदर इन्होंने काफ़ी अलग अलग रीजन्स इटाली के यूनाइट करे थे, इकट्ठा करे थे। दी ट्रैक्टफुल डिप्लोमेट अलायंस, एक अलायंस इन्होंने करी थी फ्रांस के साथ बाय कैवोर, इंजन बाय जो कैवोर ने की थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, ऑस्ट्रिया हार गया 1859 के अंदर और क्या हुआ, इटाली का यूनिफिकेशन पॉसिबल हो पाया और वो इनका इनका बहुत बड़ा हाथ था इस चीज़ के पीछे। अब आगे चलते हैं, ये है ग्यूप्सी गरीबाल्डी, ठीक है ना, इसको हम गरीबाल्डी भी कहते हैं। ही वॉज नॉट द पार्ट ऑफ रेगुलर ट्रॉप्स, he led armed volunteers for the unification of Italy. In 1860, he, along with armed volunteers, marched into South Italy and the kingdom of Two Sicilies and succeeded in winning the support of the local peasants in order to drive out the Spanish ruler. He handed over control of southern Italy and Sicily to King Emmanuel II, and thus the unification of Italy could be made पॉसिबल। तो इनका भी एक काफ़ी अच्छा बड़ा हाथ था यूनिफिकेशन ऑफ इटाली के पीछे। तो इनकी ये रेगुलर ट्रॉप्स के पार्ट नहीं थे, इन्होंने अलग अलग वॉलंटियर्स को इकट्ठा करा यूनिफिकेशन ऑफ इटाली, इटाली की यूनिफिकेशन के लिए। इन 1860 में ये और इनकी जितनी जो भी इकट्ठी की हुई वॉलंटियर्स थे, सेना थी, जो भी आर्म्स कह सकते हैं, वो मार्च करा उन्होंने साउथ इटाली में ऑफ एंड द किंगडम ऑफ टू सिलिस, और जो किंगडम थे टू सिलिस के उन पे, और वो विजय प्राप्त करी उन्होंने, विनिंग द सपोर्ट ऑफ लोकल पीजेंट्स का सपोर्ट हासिल करने में। तो उन्होंने क्या वादा करा, ये ऐसा उन्होंने कहा कि वो स्पेनिश रूलर्स को बाहर निकालेंगे, ठीक है ना, हमारे देश से। ही हैंडेड ओवर कंट्रोल ऑफ साउदर्न इटाली एंड द सिली टू द किंग एम्यूल सेकंड। तो इन्होंने वहाँ की गद्दी एक तरीके से कह सकते हैं, वहाँ का राज किंग एम्यूल सेकंड के हाथ में दिया, और इनकी वजह से ही कि जो है यूनिफिकेशन ऑफ इटाली वो पॉसिबल हो पाया, ये इटाली एकजुट हो पाया। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास 4 क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इजी है। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द यूनिफिकेशन ऑफ इटाली। इटाली की यूनिफिकेशन पे क्या करना है, हमें शॉर्ट नोट यहाँ पे लिखना है। तो आप यहाँ पे ये भी पॉइंट्स लिख सकते हो, देखो इटाली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 पार्ट्स, आप यहाँ पे ये भी पार्ट्स लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये जो है आंसर नंबर 1 आपका ये 5 पॉइंट्स में डिवाइड होगा, 1 2 3 4 5, आप ये पाँचों पॉइंट लिख सकते हैं, जिससे कि जो आपका आंसर नंबर 1 है शॉर्ट नोट वाला वो पूरा कंप्लीट और फुलफिल आंसर जो है यहाँ पे हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, हु बिकेम द जर्मन एम्पीरियर आफ्टर यूनिफिकेशन। जर्मनी के यूनिफिकेशन के बाद जर्मन का अगला राजा कौन बना, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने पढ़ा भी था, ठीक है ना, यहाँ पे हमने ऊपर पढ़ा भी था कौन बना था। अब इसका आंसर देखते हैं। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। हमें जर्मनी का जो यूनिफिकेशन था उसके फीचर्स बताने हैं। और यहाँ पे व्हाट डू यू थिंक दैट द नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इन एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड नेशनलिज्म आफ्टर 1848। तो ये लाइन हमने पहली लाइन थी जो हमारी वर्कशीट की, वो यही थी, आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड नेशनलिज्म, ठीक है ना। तो ये क्यों हुआ था, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये हमें इसमें बताना है। तो इन तीनों के आंसर देखते हैं। फर्स्ट का आंसर मैंने आपको बता दिया, वो 5 पॉइंट्स ही हैं। तो सेकंड का आंसर देखते हैं।
तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गया कि कौन जर्मनी का अगला राजा बना था। तो यहाँ पे आ गया केसर विलियम वन जो वो बना था राजा, ठीक है ना। अब आगे है आंसर नंबर 3, हमें वो फीचर्स बताने थे जर्मनी के यूनिफिकेशन के। तो यहाँ पे मैंने इसको 5 पॉइंट्स में डिवाइड करा है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 करा था, जिससे कि ये देखने में भी बड़ा दिखेगा और अच्छा भी लगेगा और आपको लर्न करने में भी क्या होगी, आसानी होगी। फर्स्ट इसका पॉइंट है, इन 1880s नेशनलिस्ट फीलिंग्स वर स्ट्रॉन्ग इन हार्ट्स ऑफ द मिडिल क्लास जर्मन। जो मिडिल क्लास जर्मन थे उसके अंदर नेशनलिस्ट की फीलिंग जो थी काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी, स्ट्रॉन्ग थी। दे यूनाइटेड इन 1848 टू क्रिएट अ नेशन स्टेट आउट ऑफ द न्यूमरस जर्मन स्टेट। तो उन्होंने क्या करा, उनको ऐसा करना था कि 1848 में उन्होंने जो जर्मनी है उनको यूनाइट करना चालू कर दिया था, उनको एक पूरी यूनाइटेड स्टेट चाहिए थी। थर्ड है यहाँ पे, पर्शिया सून बिकेम द लीडर ऑफ द जर्मन यूनिफिकेशन मूवमेंट। तो ऐसा क्या हुआ फिर आगे, पर्शिया जो थी वो लीडर बन गई, ठीक है ना, देश का नाम है पर्शिया, वो लीडर बन गई किसकी, जर्मन यूनिफिकेशन मूवमेंट के। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द प्रोसेस विद सपोर्ट फ्रॉम पर्शियन आर्मी एंड पर्शियन। तो इन्होंने भी, जैसे हमने कहा ये चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त के, ओटो वन बिस्मार्क, तो इन्होंने भी सपोर्ट किया फ्रॉम पर्शिया, ठीक है ना, विद सपोर्ट फ्रॉम पर्शियन आर्म्स, ठीक है ना, पर्शियन की जो सेना थी उससे। अब यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट, द यूनिफिकेशन प्रोसेस वॉज कम्प्लीटेड आफ्टर पर्शिया वॉन विद वॉर्स विद ऑस्ट्रिया डेनमार्क एंड फ्रांस ओवर 7 years टाइम। तो यहाँ से कि हमने वर्कशीट में पढ़ा था 7 साल में इन्होंने 3 लड़ाइयाँ लड़ी, किसके साथ, ऑस्ट्रिया डेनमार्क और फ्रांस के साथ, और ये जीते भी, ठीक है ना। पर्शिया क्या हुई, जीती इन लड़ाइयों में, जिसकी वजह से जो प्रोसेस था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का वो पूरा कंप्लीट हो पाया। अब आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है लास्ट, की वो नेशनलिस्ट की मूवमेंट वो मूव्ड अवे क्यों चली गई, ठीक है ना। तो उसका आंसर यहाँ पे ये रहा, आफ्टर 1848 नेशनलिस्ट इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे इसका रीज़न लिखा है, द कंजर्वेटिव्स नाउ फैंड नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स टू प्रमोट द स्टेट पावर एंड टू अचीव पॉलिटिकल डोमिनेंस ओवर यूरोप। तो उनको डेमोक्रेसी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनको स्टेट पावर चाहिए थी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इनको स्टेट पावर चाहिए था, यहाँ पे लिखा भी है, बस यही इसका क्या था, एक मेन रीज़न था। तो यहाँ पे हमने 4 इसके क्वेश्चन थे, चारों के चारों हमने कर लिए, उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। सो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और हमारी वीडियो का जो लिंक है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल